वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल PSIR एकेडमी विद पूजा मैम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। इस एक्ट को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को समझते हैं तो हम देखते हैं 1892 के इस एक्ट के पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई रहती है 1885 में, और जिसने एक शिक्षित वर्ग को, इंडिया में जो भी शिक्षित भारतीय थे, उनको अधिक राजनीतिक अधिकारों और सरकार में भागीदारी की मांग करने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ठीक है। और कांग्रेस ने विधान परिषदों में सुधार को व्यापक राजनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना। मीन्स कि इंडिया को अब एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था। ठीक है। और इंडिया के रिप्रेजेंटेटर के रूप में इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल पावर गेन करना था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। ठीक है। मीन्स कि इंडियंस का अब डिमांड आने लगा कि उन्हें काउंसिल्स में, उन्हें अ, राजनीतिक गतिविधियों में से भागीदारी मिले। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने 1892 का अधिनियम पारित किया, जिसे भारत के राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस ने पेश किया। इसके साथ साथ विधान परिषदों के जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी, ठीक है, उसको बढ़ाने का डिमांड कांग्रेस के द्वारा किया जाना शुरू किया गया, इंडियंस के द्वारा शुरू किया गया। और इस चीज को, इस डिमांड को मानते हुए 1892 का यह अधिनियम पास किया गया। और इस डिमांड को मानने का यह मतलब नहीं था कि ब्रिटिश नियंत्रण या ब्रिटिश कंट्रोल कम या खत्म हो गया, बल्कि ब्रिटिश कंट्रोल एज इट इज अभी भी बरकरार रहा। ठीक है। तो हम देखते हैं इस एक्ट के द्वारा जो विधान परिषद थी, उसके सदस्यों में वृद्धि की जाती है, विस्तार किया जाता है, और जिसका उद्देश्य केवल इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे जारी रखना था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस एक्ट में धीरे धीरे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाता है। अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं को समझते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी यानी कि एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी यानी कि ऑफिशियल सदस्यों का ही रहा। मीन्स कि इस एक्ट के द्वारा जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई और अधिक नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया गया, जबकि ऑफिशियल मेंबर की ही मेजोरिटी थी इसमें। नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाया जा रहा था, स्टिल ऑफिशियल मेंबर की बहुमत थी, सरकारी सदस्यों का ही ज्यादा बोलबाला इसमें था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, वो अब क्या, किस तरह से रह गई। मीन्स की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधान परिषद है, जिसके एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वायसराय मुख्य कार्यपालिका के रूप में, और उसके प्लस 6 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, प्लस एक वायसराय था। यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में कार्य कर रहे थे। मींस कि इनके हम समझते हैं एडिशनल मेंबर्स के बारे में। तो इस एक्ट के द्वारा एडिशनल मेंबर की सदस्य संख्या 10 और 16 के अंदर मिनिमम 10, मैक्सिमम 16 यानी 16 होने चाहिए। ठीक है। ये कहा गया, जिसमें हम इसका स्ट्रक्चर अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला ऑफिशियल मेंबर यानी कि जो सरकारी सदस्य थे, दूसरा गैर सरकारी सदस्य जिसे नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता है। ऑफिशियल मेंबर में टोटल नंबर पीपल्स थे 6, जिन्हें वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, और इनका जो बैकग्राउंड होता था वो सिविल ऑफिसर्स या फिर मिलिट्री से संबंधित था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है। और अब हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर में टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वायसराय के द्वारा, और 4 जो मेंबर्स थे, इन्हें भी नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके द्वारा, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो इन एरियाज से 4 मेंबर प्लस 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए वायसराय के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल 9 मेंबर होते हैं, और एक नॉमिनेट किया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा। ठीक है। तो इस तरह से मिला करके हम देखते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की टोटल जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 होती है, और ये सभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट होकर के चुने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी इलेक्शन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, ओनली नॉमिनेशन, केवल मनोनयन, केवल मनोनीत करने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अभी भी जो वायसराय था, ये जो टोटल स्ट्रक्चर दिखता है, ये कुछ हद तक मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं, भारत का पहला संसद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि विधायिका के रूप में ये पूरा स्ट्रक्चर है। जबकि इससे पहले हमने देखा कि जो वायसराय और उसकी काउंसिल थी, वो एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की वायसराय का ही बोलबाला था। मीन्स की अभी भी ज्यादा पावर जो था वायसराय के पास था, जिसमें हम देखते हैं डायरेक्ट वायसराय 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है नॉन ऑफिशियल्स में से। उसके बाद
फिर ऑफिशियल्स मेंबर में भी 6 मेंबर को नॉमिनेट करने का काम वायसराय के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के एडिशनल मेंबर में हम देखते हैं टोटल 11 यानी कि 6 प्लस 5, ठीक है? तो ये जो 11 मेंबर आते हैं, 11 मेंबर्स आते हैं, इनको वायसराय के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। तो ये टोटल सिनेरियो है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट का। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद यानी भारतीय विधान परिषद भी जिसे हम कहते हैं और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन या मनोनयन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया, ठीक है? कि इन सब जगह से जो भी चुने जाएंगे वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से चुने जाएंगे और जिसकी अथॉरिटी होगी वायसराय की। में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया और नगर पालिका, विश्वविद्यालय यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज थी और व्यापार संघ थे जमींदारों का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है? इन जैसी स्थानीय यानी कि लोकल इंस्टीट्यूशंस को, लोकल या स्थानीय संस्थाओं को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रांतीय विधान परिषदों के लिए सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया, जिससे प्रतिनिधित्व का एक रूप सामने आया। कुल मिलाकर के इन सभी जगहों से अब रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को नॉमिनेट किया जाना शुरू किया गया पहली बार। नियम के अंतर्गत हम देखते हैं विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और वित्तीय विवरणों पर चर्चा करने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। पहली बार बजट को डिस्कस किया जाना शुरू हुआ और जो भी वित्तीय विवरण होते थे, जो भी बजट होता था, उस पे चर्चा और डिस्कशन शुरू हुआ। 1892 के इस एक्ट में, इस अधिनियम में पहली बार ऐसा हुआ कि जो विधायक थे, उन विधायकों को सार्वजनिक हित के जो मुद्दे हुआ करते थे, जो इश्यूज हुआ करते थे, उन पर कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछने या प्रश्न करने की अनुमति दी गई और कंडीशन यह रखा गया, शर्त यह रखी गई कि वह 6 दिन का नोटिस दें, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही बढ़ेगी और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये पहला ऐसा अधिनियम था जब उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया गया, ठीक है? और जो कार्यपालिका थी उसके जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नियुक्ति की गई, अपॉइंट किया गया और नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी चुनाव शब्द का यूज नहीं हुआ था। इसे निश्चित नियमों और सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। जैसा कि मैं अभी बताई कि ये जो टोटल मेंबर्स चुने जा रहे थे, ठीक है? जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए काउंसिल में, एडिशनल काउंसिल में आ रहे थे, उन्हें इलेक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से या जिसे कहा जा सकता है नॉमिनेशन प्रक्रिया से चुना जा रहा था। चुनाव की प्रक्रिया जैसी शब्दावली का यूज नहीं करते हुए भी एक लोगों के बीच में चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित की गई यानी कि मनोनयन प्रक्रिया के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रत्यक्ष रूप से दिखा कि हाँ भाई, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कर रही है, जिसमें हम देखते हैं जब जो एडिशनल मेंबर्स होते हैं उसमें एक ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का यह जो कैटेगराइजेशन होता है, यह इंडिया में पहले पार्लियामेंट का सूचक था, संदेश था। तो इस प्रकार से इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम समझें। इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।